आदत कैसे बनाई जाए? ये एक सवाल ऐसा है जिसका अगर जवाब हमें पता चल जाए तो हम अपनी सफलता की सीढ़ियां बड़ी आसानी से चढ़ सकते हैं। जी हां, अगर सवाल पता हो तो जवाब तो ढूंढा ही जा सकता है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं पावर ऑफ हैबिट पर। एक वक्त था जब अमेरिका में ओरल हाइजीन को लेकर बहुत लोग सेंसिटिव हो गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था और तब एक टूथपेस्ट आया जिसने पूरे अमेरिका में और फिर बाद में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। पेप्सोडेंट। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अपने इस प्रोडक्ट की वजह से करोड़ों अरबों रुपए कमाए। आखिर क्या था इसमें ऐसा खास? और उसके बाद बहुत सारे पेस्ट आए पर पेप्सोडेंट टॉप पर ही रहा। उस वक्त जो दूसरी पेस्ट कंपनीज थीं वो यही सोचती थी कि ऐसा क्या खास है पेप्सोडेंट में। इसके अंदर सिट्रिक एसिड था, पेपरमिंट ऑयल था, कुछ केमिकल्स भी थे। इन सब का रिजल्ट ये था कि जब कोई ब्रश करता था तो उसको एक ठंडी ताजगी सी मिलती थी, उसे एक सेहरन सी हो जाती थी जो कि लोगों को अच्छा लगता था। अब जब पेप्सोडेंट खूब बिकने लगी, लोग उसे पसंद करने लगे, तो फिर जो पेस्ट बनाने वाली दूसरी कंपनीज आई थी उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या खास है पेप्सोडेंट में कि लोग पेस्ट करना ही नहीं भूलते। रिसर्च किया गया, पता किया गया और लोगों ने कहा कि जब वो पेप्सोडेंट यूज नहीं करते या भूल जाते हैं तो उन्हें उनका दिमाग ये याद दिला देता है कि आज मुंह में कुछ ठंडा, कुछ सेहरन वाला वो मिस कर रहे हैं। यानी आज उन्होंने पेस्ट नहीं किया है और वो हल्का सा जो एक्साइटमेंट है वही उन्हें हमेशा याद दिलाता था कि उन्हें पेस्ट करना है। और उस ताजगी की, उस ठंडे एहसास की उन्हें आदत पड़ चुकी थी। सच में वैसे हॉपकिंस ने लोगों को सुंदर दांत नहीं बल्कि वो जो ठंड का एहसास था, वो जो फ्रेशनेस, ताजगी का एहसास था वो बेचा था। पेस्ट क्या काम करता था क्या नहीं उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर हां लोगों को इस बात पर विश्वास था कि वो पेस्ट अपना काम कर रहा है और ये विश्वास उन्हें उसी ठंडी ताजगी और उसी महक की वजह से आया। लोगों का उस पेस्ट पर पूरा भरोसा था कि हो ना हो ये अपना काम कर रहा है, तभी तो हमें इतना अच्छा लग रहा है, इतना ठंडा महसूस हो रहा है। इस बात को एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आदतें कैसे बनाई जा सकती हैं। उसका एक बेसिक फॉर्मूला समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप कसरत करना चाहते हैं पर आप कर नहीं पाते, तो उसे कैसे अपनी आदत का हिस्सा बनाएंगे। नींद खुलते ही जिम चले जाइए या पार्क चले जाइए। आदत बना लीजिए कि नींद खुलते ही आप कुछ और नहीं करेंगे, आप सीधे चले जाएंगे जिम में और वहां पर एक्सरसाइज करने के बाद खुद को रिवॉर्ड भी देंगे, अपने आप को पैम्पर भी करेंगे, जैसे जो भी आपको पसंद है खाना पीना। तो अगर आप ये रूटीन में बना लें या जो भी आपको अच्छा लगता है अपनी एक्सरसाइज के बाद अगर आप वो करें तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी लालच में इस रूटीन को आदत में बदल देगा और आप हर दिन जिम जाना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको वो करने को मिलेगा, वो खाने को मिलेगा या वहां घूमने को मिलेगा जो आपको पसंद है। एक कहावत है कि अगर कोई काम जल्दी कराना है तो वो काम किसी आलसी को दे दो या तो वो काम नहीं होगा और अगर हुआ तो सबसे कम समय में होगा। और आज हम चर्चा कर रहे हैं बुक द पावर ऑफ हैबिट की। रिसर्चर्स ने और साइंटिस्ट ने यह खोजा है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारा दिमाग सबसे कम मेहनत वाला तरीका ढूंढ रहा होता है। हमारे दिमाग के इसी पैटर्न से आदतों का निर्माण होता है। वैसे आपको पता है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा ब्रेन है, वो किसी भी चीज को हमारी आदत में कन्वर्ट कर सकता है। और ऐसा दिमाग क्यों करता है? तो रिसर्चर्स कहती हैं कि हमारा दिमाग ऐसा इसलिए करता है ताकि दिमाग के बाकी हिस्सों को आराम मिल सके, वो ओवरबर्डन ना हो। यानी कि एक तरह का बैकअप हमेशा काम करता रहता है। जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं वो कहीं और स्टोर होती रहती हैं और जो लंबे काम है वो छोटे तरीके से करने के लिए हमारा दिमाग हमेशा काम करता रहता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी साइंटिस्ट ने दिए हैं, जैसे कि बोलना, चलना, गाड़ी चलाना। अब देखें, अगर हमने कोई चीज़ एक बार सीख ली है तो वो हमारी आदत का हिस्सा हो जाती है और उसके लिए हमें दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है और उससे हमारा ब्रेन जो है वो फ्री रहता है। और हमारे दिमाग की इसी आदत की वजह से हम इंसान दिन प्रतिदिन तरक्की करते जा रहे हैं। हमने सुई से लेकर जहाज तक बना डाला है और हर दिन कुछ नया खोजते ही जा रहे हैं। लेकिन
जहां पर दिमाग की इस आदत के फायदे हैं वहीं पर नुकसान भी हैं। जैसे कि अगर हमारा दिमाग पूरी तरह से अलर्ट ना हो, आदतों के भरोसे ही चलता रहे, तो मान लीजिए हमें सड़क पार करनी है तो हम सड़क पार नहीं कर पाएंगे और एक्सीडेंट होने के चांसेस पूरे हैं। तो ऐसे हादसों से बचने के लिए हमारे दिमाग ने एक दूसरी टेक्निक, एक दूसरा कार्य प्रणाली विकसित की है ताकि वो ये समझ सके कि आदतों को कब काम शुरू करना है। आप ध्यान दीजिए, जब आप सड़क क्रॉस कर रहे होते तो आप 1 मिनट के लिए ठिठकते हैं, फिर चलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर चलते हैं, और हमारा दिमाग उन छोटे छोटे पॉजेज में खुद डिसाइड करता है कि अब क्या करना है, और ऐसे में वो आदतों को फॉलो नहीं करता। तो इसका मतलब ये कि हमारा दिमाग जब जरूरत हो तभी आदतों को फॉलो करता है। ये हमारी अलर्टनेस का ही नतीजा है जो हमारे दिमाग ने हमें दिया है, हमारे बेंसल गैग्लिया ने हमें दिया है। और ऐसी सिचुएशन में हमारा दिमाग हमारी आदतों को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने की सहूलियत भी हमें देता है। इस बात से एक बात बहुत ही साफ समझ में आती है कि जब भी कोई आदत बनती है और हमारा दिमाग उसका इस्तेमाल करता है, तो जब कोई डिसीजन लेना होता है उस वक्त दिमाग पूरी तरह से शामिल नहीं होता। उस समय हमारा दिमाग जो है वो ज्यादा मेहनत नहीं करता और दूसरे कामों पर लगा रहता है। साथ ही जब तक हम अपनी पुरानी आदतों पर कोई नई आदत ओवरराइट नहीं करते, तब तक वो जो पुरानी आदतें हैं सेम प्रैक्टिस में वैसे ही बिना डिस्टर्ब हुए चलती रहती हैं। और अगर कभी मिस हो भी जाए तो हमारा दिमाग हमें अलर्ट करता है कि आज हमने कुछ मिस कर दिया है। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं बुक द पावर ऑफ हैबिट की। जब भी मैं आदतों के बारे में सोचता हूं, बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, भुला नहीं पा रहे हैं, तो मुझे ओशो का ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, हमेशा याद आता है। पर सच ये है कि आदतों को आराम से रीराइट किया जा सकता है। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जिसमें एक आदत के ऊपर दूसरी आदत को चढ़ाया जा सकता है, रीराइट किया जा सकता है, और ऐसा करके हम पुरानी आदतों को आराम से छोड़ सकते हैं। यानी कि आदतों को नजरअंदाज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, छोड़ा जा सकता है और नई आदतों को बनाया भी जा सकता है। लेकिन आदत के रास्ते का आविष्कार इतना इंपॉर्टेंट होने का कारण यह है कि इसमें एक सच सामने आता है, और वो ये कि अगर हम ये समझ लें कि आदतें काम कैसे करती हैं, ये समझ लें कि हम इस आदतों के चक्रव्यूह में फंसते कैसे हैं, तो हम बड़ी ही आसानी से उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी आदतें बना और बदल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारे दिमाग के एक भाग को समझना बहुत जरूरी है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। अब ये बेसल गैंग्लिया आखिरकार होता क्या है, पहले हमें वो समझना जरूरी है ताकि हम अपनी आदत का जो पैटर्न है उसे सही ढंग से समझ सकें। बेसल गैंग्लिया एक्चुअली हमारे दिमाग के बीच में होता है, जो कि जिम्मेदार है जब हम कोई चीज़ करते हैं, जैसे मोटर लर्निंग हो गई, या इवन हमारी जो बॉडी में मोटर एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि चलना, हाथ हिलाना, इस तरह की एक्टिविटीज़, या फिर इमोशनल जो हम बिहेव करते हैं, या फिर हमें जो अंदर से लालच आता है, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है या फिर हम मज़े करना चाहते हैं, तो ये सब जो डिसाइड करता है और जिसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो है बेसल गैंग्लिया, जो कि हमारे दिमाग के ठीक बीच में होता है। अब ये बात आपने समझ ली। तो बेसल गैंग्लिया पर उस वक्त बहुत सारे प्रयोग किए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए। साइंटिस्ट ने बहुत सारे चूहों के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट किया, बंदरों के दिमाग पर, बहुत सारी तरह तरह के जानवरों के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट किया, और उन्हें यह समझ में आया कि आदतें कभी भी पूरी तरह से मिटती नहीं हैं, बस ये छुपी रहती हैं, हमारे दिमाग के किसी कोने में ये दबी रहती हैं। इसका हमें बहुत फ़ायदा होता है। वरना सोचिए कि आपको अगर हर दिन गाड़ी चलाना सीखना पड़े या फिर मतलब जो रूटीन आप काम करते हैं वो हर काम, ब्रश करना, जूते पहनना, कपड़े पहनना, खाना खाना, चलना, बोलना, ये सारी चीज़ें रोज़ सीखनी पड़े तो कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक इसका बुरा पहलू भी है, वो ये कि जो हमारी बुरी आदतें हैं वो भी हमारे दिमाग के किसी न किसी कोने में छिपी ही रहती हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई अल्कोहलिक है या कोई एडिक्शन से छूट कर आया है, कुछ लोग जो है वापस उसी एडिक्शन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी उन पुरानी आदतों को भूल नहीं पाते हैं, या जो उन्होंने पुरानी आदतों के ऊपर नई आदतें चढ़ाई होती हैं
वो नई आदतें उतनी कमज़ोर होती हैं या उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती उनके लिए, और वो फिर पुरानी आदतों के जाल में फंस जाते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने दिमाग पर जो ओवर राइट कर रहे हैं या जो री राइट कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी आदतें यादें मिटती नहीं, वो दिमाग के किसी कोने में छुपी होती हैं। तो जो हम नई आदतें बना रहे हैं वो इतनी इंटरेस्टिंग हों, वो इतनी फ्रूटफुल हों कि हमारा दिमाग कभी भी पुरानी आदतों की ओर जाए ही ना। ये आदतें हैं जनाब, जरा सोच समझ कर बनाइए, बन गई तो फिर ये छूटेंगी नहीं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं द पावर ऑफ हैबिट की। आदतें, हैबिट कोशिश करके बनाई जा सकती हैं, पर कई बार आदतें अनजाने में ही बन जाती हैं। हमें उनके बारे में पता नहीं चलता पर वो बन जाती हैं। जैसे आपने कभी नोटिस किया हो, कुछ लोग एक पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी वर्ड का, जिसे हम उर्दू में तकिया कलाम कहते हैं, वो उनकी आदत पड़ जाती है। कुछ लोगों को ट्विचिंग की आदत होती है, आंख मारने की आदत हो जाती है। वो जरा सी भी कोई भी बात हो उसमें आंख मारने लगते हैं। या कुछ लोगों को आदत होती है अनजाने में ही नाखून चबाने की। ये वो आदतें हैं जो कि अनजाने में बन जाती हैं, जिन्हें हम जानबूझकर नहीं बनाना चाहते, पर ये आदतें हमारी लाइफ पर बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा असर छोड़ जाती हैं। ये आदतें बहुत ही पावरफुल होती हैं और कई बार जो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो हमारा दिमाग है, उस पर भी हावी हो जाती हैं। इसी बात को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्कोहल अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म के रिसर्चर्स ने चूहों पर। तो उन्होंने किया क्या कि एक खास तरह से चूहों को ट्रेन किया। वो एक इशारा करते और चूहे फटाफट दौड़कर एक लीवर दबा देते। तो ये ट्रेनिंग उनको दी गई, और लीवर दबाने की ये जो ट्रेनिंग थी वो चूहों की आदत बन जाए, इसलिए लीवर दबाने के बाद हर बार उन चूहों को कुछ न कुछ खाने के तौर पे दिया जाता था। फिर साइंटिस्ट ने उस खाने की चीज़ में थोड़ा सा पॉइजन मिला दिया ताकि चूहों को फूड पॉइजनिंग हो सके और वो थोड़ा सा डर सके। और साथ ही साथ ये भी किया कि जिस रास्ते से वो चूहे जाते थे उस पर करंट दौड़ा दिया। एक्सपेरिमेंट के नाम पर ये किया गया, और जब चूहे जाते तो उन्हें झटका लगता, वो वापस आ जाते। उसके बाद उन चूहों को वो कटोरी वाला खाना दिया गया जिसमें जहर था, तो उन्होंने नहीं खाया क्योंकि उन्हें वो एक्सपीरियंस हो चुका था कि इस खाने में कुछ गड़बड़ है। फिर कोशिश की गई कि वो उस रास्ते पर चलें जहां पर उन्हें झटके लगते थे, तो वो उस रास्ते से भी दूर ही रहे। पर फिर जैसे ही उन्हें वो खास इशारा मिला जिसकी वजह से वो लीवर की ओर भागते थे, तो चूहे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो उसी रास्ते पर चल पड़े जिस पर करंट था, और वही खाना खाया जिसमें जहर था। इंसानों के बीच भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमें रोज मिलते हैं। जैसे मान लीजिए घर पर बच्चे हैं और आपका मन कर रहा है, आप ऑफिस से घर लौट रहे हैं, तो कभी कभार आप कुछ भी फास्ट फूड ले लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड ले लेते हैं, तला भुना ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें हमारी आदत में शामिल हो जाती हैं, हमें इस बात का पता नहीं लगता। जब भी कोई इंसान फास्ट फूड खाता है वो नहीं चाहता कि वो उसकी आदत का हिस्सा बने, पर क्योंकि उसे उसकी आदत लग चुकी होती है इसलिए वो मजबूरन शुरुआत हफ्ते में एक बार फास्ट फूड खाने से होती है, फिर वो 2 बार में बदल जाती है, फिर वो 3 बार, 4 बार और फिर रोज। मैं यहाँ पर फास्ट फूड का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि एक समय था जब पूरा अमेरिका ओबेसिटी की बीमारी से परेशान था, जिसका एक बड़ा मेजर कारण था फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स। अगर उसको दूसरे एग्जाम्पल से समझा जाए तो हम सिगरेट देख सकते हैं या अल्कोहल देख सकते हैं या ऐसी कोई चीज, ऐसा एडिक्शन जो कि लोगों की आदत बन जाती है और बाद में छुड़ाए नहीं छूटती। कहने का मतलब ये कि हर दिन अपने ऊपर निगाह रखें, अपनी आदतों पर निगाह रखें, अपने बिहेवियर पर निगाह रखें, और किसी चीज के लिए अगर दिमाग बार बार अर्ज कर रहा है, वो करने के लिए आपको कह रहा है, तो समझ लीजिए कि उस चीज की आदत आपको पड़ चुकी है। अब वो आदत अच्छी है या बुरी, ये तो आप डिसाइड करेंगे। कहते हैं कि इंसानी दिमाग को समझना उतना ही कठिन है जितना कि पूरे ब्रह्मांड को समझना। और आज हम चर्चा कर रहे हैं द पावर ऑफ हैबिट बुक की, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिग ने। एक रिसर्चर थे स्क्वायर। वो कहते हैं कि याददाश्त एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें हमेशा आकर्षित करता है। जब उनकी मुलाकात उनके एक पेशेंट यूजीन से हुई तो उन्होंने जाना कि भले ही याददाश्त कमज़ोर पड़ जाए
या कुछ याद रहे ना रहे, हमारा दिमाग जो है इसके अंदर एक अनोखी पावर है, एक ताकत है कि ये भले याददाश्त चली जाए पर फिर भी इमोशंस को समझता है और अपने हिसाब से खुशी ढूंढ ही लेता है। और इसी बात को समझाते हुए रिसर्चर स्क्वायर अपने पेशेंट यूजीन का एग्जाम्पल देते हैं, उनकी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि बेवर्ली जो कि यूजीन की वाइफ थी, उन्हें यूजीन के बिहेवियर से पता था कि कब उनको क्या चाहिए, वो उसी हिसाब से जब भी ज़रूरत होती थी उनकी मदद करती थी। पर बेवर्ली ये समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तरीके से वो जो बुरी आदतें हैं, जो नुकसानदायक आदतें हैं यूजीन की, उन्हें वो बदल सकती हैं। जैसे अगर फ्रिज में वो कोई चीज़ ना रखें, कोई मीट का टुकड़ा एग ना रखें, तो यूजीन जो है वो बार बार नहीं खाता था, मांगता नहीं था। पर अगर जैसे ही वो मीट का टुकड़ा रखती थी वो बार बार खाता था। अगर बेवर्ली यूजीन की कुर्सी के बगल में सैलड रख दें तो वो मीट भूलकर सैलड खा लेता था। तो धीरे धीरे यूजीन को मीट और अंडे की जगह सलाद खाने की आदत पड़ गई और इस तरह से उसके जो खाने पीने की आदत थी वो सुधर गई, क्योंकि वो बीमार था और उसके लिए ईजी टू डाइजेस्ट फूड बहुत रिक्वायर्ड था। अच्छा, इसके बावजूद यूजीन की तबीयत जो है बिगड़ती चली गई। तो एक दिन यूजीन बहुत ज़ोर से चिल्लाया, बेवर्ली दौड़ी दौड़ी आई। यूजीन अपना सीना थामे बहुत छटपटा रहा था, उसे दिल का दौरा पड़ा था। जब उसे हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे बेड पर से उठने की कोशिश करने लगा पर उठ नहीं पाया। जो उसको सारे सिरिंजेस, इंजेक्शंस और जितने भी वायर्स लगाए गए थे वो उन्हें उखाड़ने की कोशिश करता रहा, परेशान रहा, जिसकी वजह से यूजीन की देखभाल करने वाली नर्स को बार बार उसे समझाना पड़ा। और एक टाइम ऐसा आया कि वो गुस्सा हो गई और उसने यूजीन को चेतावनी दी, फिर से अगर यूजीन ने ये सब किया तो वो उसे रस्सी से बांध देगी। पर यूजीन को इस बात का कोई असर हुआ नहीं और वो सब कुछ दोहराता रहा जो उसने अब तक किया था। फिर यूजीन की जो बेटी थी वो आई, उसने कहा कि यूजीन को अपनी तारीफ सुनना पसंद था, उसे आदत थी अपनी तारीफ सुनने की, तो क्यों ना आप जब भी उसके कमरे में जाएं हॉस्पिटल के अंदर तो आप उसकी तारीफ करें, क्योंकि उन्हें कुछ याद तो रहता नहीं है, तो क्यों ना उस आदत का फायदा उठाया जाए जो उन्होंने अपने कई सालों तक फॉलो किया था। तो नर्स जब भी कमरे में जाती हमेशा ये कहती कि यूजीन आप कितना महान काम कर रहे हैं, आप लोगों की भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं, इसके लिए हम बहुत खुश हैं कि आप शांत बैठने की कोशिश कर रहे हैं, आपने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया है। ये बातें सुनकर यूजीन को अच्छा लगा, उसे लगा कि ये चीज़ें उसके साथ हो चुकी हैं और ये उसके प्राइड का सब्जेक्ट बन गया। तो धीरे धीरे करते करते सबने देखा कि यूजीन वही कर रहा है जो नर्स कह रही है, यानी लोगों की हेल्प हो रही है। यूजीन बहुत महान काम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, अपने बेड पर बैठा हुआ है और कोऑपरेट कर रहा है। और उसके इस बिहेवियर की वजह से उसे सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही घर जाने की परमिशन मिल गई। फिर कुछ सालों बाद अपने घर में टहलते हुए उसका पैर अंगीठी से लड़ गया और वो गिर गया, जिससे उसका पैर टूट गया, उसकी कमर टूट गई। और जब अस्पताल में यूजीन भर्ती हुआ तो रिसर्चर स्क्वायर और उसके जो कलीग्स थे उन्हें ये चिंता हुई कि अब शायद यूजीन याद नहीं रख पाएगा कि वो कहाँ है, जिसके चलते उसे अटैक आ सकता है, पैनिक अटैक हो सकता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने यूजीन के बिस्तर के बगल में पर्चियाँ रखना शुरू कर दिया, जिन पर लिखा होता था कि वो कहाँ पर है, वो वहाँ क्यों है, उसके साथ क्या हुआ था, वगैरह वगैरह। इवन उस अस्पताल की दीवारों पर भी पर्चियाँ लगाई गई, फ़ोटो लगाई गई उसके फैमिली की, ताकि उसे याद रहे कि ये उसके फैमिली मेम्बर्स हैं। हालांकि यूजीन को कभी इस बारे में कोई चिंता नहीं हुई थी, उसने एक बार भी नहीं पूछा कि वो अस्पताल में क्यों है। कहीं ना कहीं एक तो चीज़ें उसे याद नहीं रहती थी, दूसरा 15 सालों के इस स्ट्रगल के बाद शायद दिमाग ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि उसके साथ कुछ ना कुछ अलग या अजीब होता ही रहता है, यानी एक तरह का एक्सेप्टेंस उसके अंदर आ गया था। और ऐसी ही रिसर्चेस पर बेस्ड ये बात कही जा सकती है कि हमारा दिमाग अपने आप में ही खुशियाँ ढूंढ लेता है। उसके दिमाग ने शायद ये मान लिया था कि इस लाइफ में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें वो कभी समझ नहीं पाएगा, और इस अंडरस्टैंडिंग ने, इस एक्सेप्टेंस ने, इस मानसिक समझौते ने उसे एक अलग ही पीसफुल लाइफ दी। क्या आपको पता है कि विज्ञापन की दुनिया हमारी आदतों को ध्यान में रख के चलती है? इसकी चर्चा है द पावर ऑफ हैबिट नामक किताब पर, जिसे चार्ल्स डुहिग ने लिखा है। आज हर चीज प्रमोट की जाती है, हर चीज का विज्ञापन किया जाता है, पर कभी आपने इस बात को नोटिस किया है कि वो विज्ञापन क्यों किया जाता है? क्या हमें बताने के लिए, हमें ये दिखाने के लिए कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसा है, या फिर
इसके पीछे की स्ट्रैटेजी कुछ और है। जी हाँ, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी कुछ और है, और वो ये है कि हमें बार बार वो विज्ञापन दिखाकर लगातार उसकी हैमरिंग करके इस बात की आदत डाल दी जाती है कि वो प्रोडक्ट, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे लिए ज़रूरी है। चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो कार्स हो, चाहे वो घर हो, कोई भी चीज़ जिसका विज्ञापन किया जा रहा है, एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, उसके पीछे का मकसद सिर्फ यही बताना है कि वो चीज़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमें उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बात सन 1996 की है। P&G कंपनी के बहुत सारे मार्केटिंग वाले लोग और उनके रिसर्चर्स की टीम एक कमरे में बैठे सोच रहे थे कि किस तरह से उन्हें एक नया प्रोडक्ट बेचना है, वो प्रोडक्ट जो कि बदबू को ख़त्म करता था। पर उस वक्त इस तरह का कोई प्रोडक्ट मार्केट में था नहीं। तो अब P&G के जो मार्केटिंग टीम थी या रिसर्चर्स की टीम थी, वो यही सोच रहे थे कि किस तरह से इस चीज़ को प्रमोट किया जाए। उसी टीम में स्टिम्सन नाम के एक बहुत ही यंग और एनर्जेटिक मार्केटियर थे। तो उनको दिया गया ये काम कि आपको ये स्प्रे जो है ये बेचना है। अब उस स्प्रे को बेचने की जो कहानी है वो मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप करूंगा। मैं आपको बताऊं कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये प्रोडक्ट बना था कि एक साइंटिस्ट था, वो रिसर्च कर रहा था, उसे सिगरेट पीने की आदत थी, केमिकल्स में डील करता था वो। अचानक से एक दिन जब वो अपने घर गया तो उसकी बीवी ने कहा कि तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है क्या? तो उसने कहा नहीं तो। और जब उसने स्मेल किया तो उसे भी नहीं आ रही थी। फिर उसने नोटिस किया एक ख़ास तरह का केमिकल है जिसके साथ जब वो काम करता है तो ये बदबू चली जाती है। खैर, वापस आते अपनी मेन कहानी पर। तो स्टिम्सन जो है, जो कि P&G की मार्केटिंग टीम को उस वक्त हेड कर रहे थे इस प्रोडक्ट के लिए, उन्हें कहा गया कि तुम्हें ये स्प्रे बेचना है। तो स्टिम्सन ने उस प्रोडक्ट पर सर्वे कराया। उन्होंने वो प्रोडक्ट लेकर पूरे इलाके में बांट दिया, घर घर जाकर बांटा और सबसे परमिशन ली कि वो उनके घर जाकर उनका फीडबैक भी ले सके। P&G ने उस प्रोडक्ट का नाम रखा था फेवरीज। अब स्टिम्सन का चैलेंज ये था कि ये पता लगाया जाए कि ये जो स्प्रे है इसे लोगों की आदत में तब्दील कैसे किया जाए, और अगर एक बार वो आदत में तब्दील हो गया तो फिर क्या था, फिर तो लोग चुटकियों में उसे खरीदेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो सारे कैंस जो हैं स्प्रे के पूरे शहर में बांटे गए थे। इन्हीं सब के दौरान स्टिम्सन की मुलाकात एक 27 साल की लेडी से हुई जो कि पार्क रेंजर थी। पार्क रेंजर मतलब जैसे हमारे यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसका काम था जंगल से बाहर निकल आए जानवरों को पकड़ना। अब उनमें कई बार भेड़िए होते थे, रकून होते थे, बड़े जानवर भी होते थे, और एक जानवर होता है, एक एनिमल होता है स्कंक, जो कि बहुत बदबू करता है। तो जब स्टिम्सन और उसके साथी इस पार्क रेंजर महिला के घर गए तो उन्हें बहुत बदबू आई, और उस लेडी ने भी इन सब को अपनी बात बताई। उसने कहा कि मैं अनमैरिड हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए, पर मैं जिसके साथ भी जाती हूँ उन सबको मुझसे बदबू आती है। अक्सर लोग शुरुआत में 1-2 बार तो डेट करते हैं पर उसके बाद वो मुझसे दूर भागने लगते हैं। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इस बदबू को दूर कैसे करूँ, क्योंकि मेरा ये काम है, इसे मैं छोड़ नहीं सकती। मैं हर तरह का तरीका अपना चुकी हूँ, शैम्पू से, साबुन से, हर तरह से धो के देख चुकी हूँ, लेकिन बदबू जाती नहीं है। तो स्टिम्सन ने उस लेडी को ये प्रोडक्ट दिया फेवरीज और कहा कि वो दोबारा आएंगे और उससे फीडबैक लेंगे। जब दोबारा स्टिम्सन और उनकी टीम उस लेडी के घर गई तो उस लेडी ने बहुत ही खुशी से उनका स्वागत किया और भावुक हो उठी, रोने लग गई, और उसने उन्हें बहुत थैंक यू कहा और उसने इनका बहुत आभार माना। तो इस हादसे से स्टिम्सन समझ गए कि ये प्रोडक्ट तो बहुत बिकेगा, इससे बहुत मुनाफा होने वाला है। पर जब वो लौटकर अपने ऑफिस पहुंचे तो एक दूसरा चैलेंज उनका इंतजार कर रहा था, और वो ये था कि जो दूसरे ग्रुप्स थे जिनमें बहुत सारे एनिमल लवर्स थे, उन्हें फेवरीज का कोई फायदा नजर नहीं आया। उनमें एक लेडी थी जिसकी 9 बिल्लियां थीं। उसने फेवरीज यूज तो किया पर उसे कोई भी फर्क नजर नहीं आया, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस महिला को उन बिल्लियों की महक की आदत पड़ चुकी थी। हमारी सूंघने की क्षमता के पीछे का ये साइंस है कि अगर हम किसी एक खास तरह की खुशबू या बदबू के बीच बहुत समय तक रहें तो धीरे धीरे वो तीखी गंध भी हमें महसूस नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मच्छी मार्केट जाएं और आप फिश नहीं खाते हैं तो आपको मछलियां बहुत बदबू करेंगी, लेकिन जो लोग फिश खाते हैं या जो उस मार्केट में रहते हैं उन्हें मछलियों की बदबू नहीं आती। ठीक उसी तरह से उस वक्त एनिमल लवर्स को उनके पेट की बदबू नहीं आती थी। कहने का मतलब ये कि लोगों की आदत ने इस प्रोडक्ट को उस वक्त फेल कर दिया था, और P&G ने इसके बाद बहुत सारा पैसा खर्च किया, बहुत बड़ी सी टीम बनाई और फिर से एक नई स्ट्रैटेजी के साथ फेवरीज को लॉन्च किया।
खैर, बात आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि डेक स्टिम्सन जो हैं वो 9 बिल्लियों वाली उस औरत से हुई निराशाजनक बातचीत के बाद उनका क्या हुआ, कैसे उन्होंने फेवरीज को आगे बढ़ाया, कैसे उन्होंने बात को समझा। तो हुआ यूं कि स्टिम्सन और उनकी टीम जो है वो फेवरीज को प्रसिद्ध बनाने के लिए जो रेगुलर तरीके थे उनको छोड़कर कुछ नया ढूंढने में जुट गई। रादर अगर ये कहूं कि लोगों की नई आदत ढूंढने में वो सब लग गए तो गलत नहीं होगा। खैर, इसी तलाश में एक दिन वो अमेरिका के स्कॉटलैंड शहर के बाहरी छोटी सी जगह पर रहने वाली एक लेडी से बातचीत करने पहुंचे। वो लेडी करीब 40 साल की रही होंगी, उनके 4 बच्चे थे और उन्होंने देखा कि वो लेडी अपना घर बहुत साफ रखती हैं। हालांकि वो चमचमा तो नहीं रहा था पर फिर भी साफ सुथरा था। तो उन्होंने उस लेडी से पूछा कि आपको फेवरीज कैसा लगा। उस लेडी ने बताया कि वो फेवरीज का इस्तेमाल रोज करती हैं। स्टिम्सन आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे कि ऐसा क्यों, आपका घर तो साफ है, आपके घर में तो कोई स्मेल भी नहीं है, फिर आप क्यों यूज करती हैं। तब उस लेडी ने कहा कि मैं फेवरीज का इस्तेमाल जो है बैड स्मेल को हटाने के लिए नहीं करती। दरअसल मेरे बच्चे छोटे हैं और उनका जब कमरा साफ करती हूँ तो कमरा साफ करने के बाद थोड़ा सा फेवरीज मैं छिड़क देती हूँ। इससे मुझे एक फ्रेशनेस का एहसास होता है और ये मेरी रेगुलर प्रैक्टिस है। ये बात सुनकर स्टिम्सन को बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने उस लेडी से रिक्वेस्ट किया कि जब वो अगली बार सफाई करेंगी तो क्या स्टिम्सन और उनकी टीम आ सकती है चेक करने के लिए। लेडी मान गई। उसके बाद उस लेडी ने बेडरूम में जाकर बिस्तर ठीक किया, तकियों को फुलाया, वहाँ जो चादरें थी उनको ठीक किया और ये सब करने के बाद दूसरे बाकी कमरे साफ करने के बाद उसने बारी बारी से हर कमरे में फेवरीज छिड़क दिया। और उसके बाद उसने स्टिम्सन से कहा कि पता है आपको, फेवरीज छिड़कने पर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इसकी खुशबू से ऐसा लगता है कि हाँ, घर साफ हो गया है और जैसे कोई पार्टी होने वाली हो। जिस तरह से ये लेडी फेवरीज यानी उस स्प्रे के बारे में बात कर रही थी, स्टिम्सन को पता लग गया था कि अगर ये बात प्रमोट की जाए तो इस तरह की बहुत सारी लेडीज होंगी और उन्हें हर हफ्ते में फेवरीज की एक नई बोतल तो लेनी ही पड़ेगी। और बस वहीं से स्टिम्सन को एक आइडिया आया। घर की औरतों की उस आदत का उन्हें पता चला जो हर घर में होता है, घर की सफाई और सफाई के बाद एक कंप्लीशन का एहसास, एक अचीवमेंट का एहसास। और अगर उस एहसास में एक खुशबू जोड़ दी जाए तो वो सेलिब्रेशन का एहसास बन जाता है। स्टिम्सन ने उसी बेस पे एड्स बनाए और उसके बाद फेवरीज की बहार आ गई। प्रॉक्टर्स एंड गैम्बल ने उस साल करीब $1 अरब का बिजनेस किया और उन विज्ञापनों के बाद घर की महिलाओं ने दिल खोल के फेवरीज का स्वागत किया। और स्टिम्सन को तब पता लगा कि जो पिछली महिला थी, जो कि एक पार्क रेंजर थी, उसकी आदत को ध्यान में रखकर वो लोग गलत दिशा में प्रमोशन करने लग गए थे। वो घटना किसी एक महिला के साथ हो सकती है, पर जब स्टिम्सन ने ये जाना कि सही आदत क्या है और उस आदत को उन्होंने अपने एड्स में इस्तेमाल किया, तो फिर पीएनजी ने बहुत सारा बिजनेस किया और बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। और उसके बाद रूम फ्रेशनर, स्प्रेज, परफ्यूम्स, डियोज और ना जाने क्या क्या बनाया। तो कह सकते हैं कि अगर सही आदत पहचानी जाए तो फिर चुटकियों में दिन बदल सकते हैं। क्या आपने कभी किसी ट्रैप में या किसी जाल में फंसे होने का अनुभव किया है? और आज हम चर्चा कर रहे हैं बुक द पावर ऑफ हैबिट पर, जिसे लिखा है चार्ल्स डुहिग ने। तो मेरा आपसे सवाल यह था कि क्या कभी आप किसी ट्रैप में फंसे हैं और उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ है? छटपटाहट होती है, बाहर निकलने की इच्छा होती है, सॉल्व करने की इच्छा होती है। ठीक वैसी ही इच्छा ड्रग एडिक्ट्स या अल्कोहलिक्स को होती है। तो साइंटिस्ट ने शराब और सिगरेट की लत के शिकार कई लोगों को बुलाया और उनके ब्रेन की जांच की और ये जानने की कोशिश की कि जब कोई बात उनके मन में बहुत गहरे तक बैठ जाती है तो उनके ब्रेन पर उसका क्या असर पड़ता है, उनके दिमाग के न्यूरोकेमिकल्स में किस तरह का बदलाव आता है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चर्स लिखते हैं कि हमारी कुछ पावरफुल आदतें बुरी आदतों को पैदा करती हैं, जिसमें हम जुनून की हद तक कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी ही इच्छाओं के कारण हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है, यानी अपने आप ही वैसा कुछ करने लगता है, चाहे भले ही उस बुरी आदत के बदले हमें अपना घर, अपने इज्जत, नौकरी या परिवार तक छोड़ना पड़े। पर उस आदत के बंधन में, उस आदत के ट्रैप में बंधा हुआ इंसान ये सारे सैक्रिफाइसेस करने के लिए राजी रहता है।
पर इन रिसर्चर्स ने पाया कि भले ये इच्छाएं इतनी जबरदस्त होती हैं, पर फिर भी ये पूरी तरह से हावी नहीं हो सकती। इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, इनके ऊपर दूसरी आदतें चढ़ाई जा सकती हैं। पर हाँ, इन आदतों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी किस इच्छा से हमारा कौन सा व्यवहार एक्टिव होता है। जिस तरह शॉपिंग मॉल में खरीदारी करते करते ही लोग अचानक से कॉफ़ी खरीद लेते हैं या आइसक्रीम्स खरीद लेते हैं, मानो उन्हें कोई कह रहा हो कि हाँ आपको ये करना है, उन्हें पता नहीं होता, ये अनकॉन्शियसली उनकी आदत में शामिल होता है। वो चले जाते हैं, वो टॉफ़ी खरीद लेते हैं या फिर पिज़्ज़ा बर्गर खाने लग जाते हैं। उसी तरह से आप भी जब अपनी इच्छाओं को नहीं जानते हैं तब अचानक से ही ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह होती हैं, आपको हार्म पहुंचाती हैं, पर ये आप जानबूझकर नहीं करते, अनकॉन्शियसली आप ऐसा करते हैं अपनी आदत से मजबूर होकर। अब इस आदत की साइकोलॉजी को समझने के लिए रिसर्चर्स ने बुरी आदतों के साथ साथ अच्छी आदतों पर भी रिसर्च की। उन्होंने देखा कि जब बुरी आदतें इस तरह से असर डालती हैं तो फिर अच्छी आदतें कैसे असर डालती हैं। उन्होंने फोकस किया एक्सरसाइज पर कि किस तरह से लोग आदतन एक्सरसाइज करते हैं। इन रिसर्चर्स ने ऐसे लगभग 250 लोगों पर रिसर्च की, जिनमें से अधिकतर लोग वीक में कम से कम 2 या 3 बार एक्सरसाइज करते थे। और इस रिसर्च में पता चला कि उनमें से कई लोगों ने बस मौज मस्ती के लिए, फन के लिए दौड़ना या फिर वेट लिफ्टिंग करना शुरू किया था। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास ऑफिस और घर के काम निपटाने के बाद हर रोज़ खाली समय बच जाता था और इसलिए उस समय वो लोग एक्सरसाइज करते थे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो अपने जीवन में जितनी टेंशन है उसे मिटाने के लिए एक्सरसाइज करते थे, और जब तनाव नहीं रहता था तो वो उसे एंजॉय करने के लिए एक्सरसाइज करते थे, और धीरे धीरे वो उनकी आदत में शामिल हो गया। तो एक्सरसाइज करने के पीछे का जो ये कारण था वो ये था कि इन लोगों में एक खास तरह का इनाम पाने की इच्छा पैदा होने लगी थी। ये जो आदत है एक्सरसाइज करने की, जब ये एक्सरसाइज करके उठते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, जो कि इन्हें पूरे दिन खुश रखता है। तो इस इनाम के लालच में वो लोग एक्सरसाइज को नहीं छोड़ते। दरअसल जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी एंडोर्फिन और दूसरे न्यूरोकेमिकल्स बनाती है, जिससे हमें अच्छा फील होता है। ऐसे ही एक और ग्रुप जिस पर ये रिसर्च की गई, उन्होंने बताया कि जब वो एक्सरसाइज करके किसी काम पर निकलते हैं तो उनका सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्हें पूरे दिन ऐसा महसूस होता है जैसे उन्होंने कुछ अचीव किया है। ये उनका प्राइस था। तो अगर कोई भी जो कि अपनी आदत में दौड़ना या एक्सरसाइज शामिल करना चाहता है, उसे सिर्फ 2 चीजें करनी है, एक आसान सा इशारा और एक क्लियर कट प्राइज। आसान सा इशारा क्या? जैसे कि आप सोने से पहले ही अपने कपड़े संभाल कर रख लें, अपने शूज अपने आसपास से रख लें, उठते ही उन्हें पहन लें, तो ये आपके लिए इशारा हो गया और आपका दिमाग जो है उसे एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसे आदत है। और जैसे ही आप रनिंग करके आएँ, अपना मनपसंद ड्रिंक पिएं या खेलने चले जाएं या जो भी आपको पसंद है वो करें और वो रोज़ करें, तो आपको आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की कि जब भी आप दौड़ कर आएंगे आपको वो इनाम मिलेगा। और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको सुबह सुबह दौड़ने की या एक्सरसाइज करने की आदत पड़ जाएगी। अगर आपकी सोच और समझ सही है और आप दूसरों के बिहेवियर के बारे में जानते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो आप उसका बिहेवियर, उसकी आदतें बदलने में उसकी मदद कर सकते हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं द पावर ऑफ हैबिट बुक की। चलिए बात करते हैं टोनी डंगी की। हम टोनी डंगी की बात करें उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर वो थे कौन। टोनी डंगी एक ऐसे कोच थे जिन्होंने अपने वक्त की सबसे फिसड्डी टीम को वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बना दिया, जिन्होंने एनएफएल की अपनी टीम को 10 बार लगातार प्लेऑफ में पहुंचाया। टोनी डंगी वो कोच थे जो कि सुपर बॉल जीतने वाले पहले अफ्रीकन अमेरिकन कोच बने, और ये सब किया उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी चीज बदलकर। उन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, खिलाड़ियों के बिहेवियर को समझा। हालांकि शुरुआत में उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए नौकरी के लिए, पर हर जगह रिजेक्शन ही हाथ लगी। पर फाइनली उन्हें एक जगह नौकरी मिल गई और उन्होंने प्लेयर्स की आदतों को बदलकर उस टीम को विजेता टीम बना दिया। बात है 17 नवंबर सन 1996 की। संडे का दिन था और शाम का वक्त था। बुकानीर्स टीम अमेरिका के सैन डियागो शहर में चार्जर्स टीम के साथ खेल रही थी। जो उनकी ओपोनेंट टीम थी वो पिछले साल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी थी
और इस मैच में भी वो हरा ही रही थी बुकानीर्स को। गेम में बहुत देर तक भागने दौड़ने और गोल्स खाने के बाद अचानक से बुकानीर्स टीम के प्लेयर्स ने अचानक से घेराबंदी शुरू कर दी, और जहां पूरा स्टेडियम कोच डंगी पर हंस रहा था, वहीं पर खड़े कोच डंगी सिर्फ अपनी टीम को देख रहे थे और खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा था जिसकी उन्होंने कल्पना तो की थी, पर अभी तक वो हो नहीं पाया था। उनकी टीम के खिलाड़ियों ने जो बेसिक उन्होंने सिखाया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आदतें बदली थीं, अपने शॉट्स बदले थे, अपनी प्रैक्टिस भी उसी के हिसाब से की थी, वो करना शुरू कर दिया और प्लान को सीधा रखा। फुटबॉल का गेम विरोधी टीम को धोखा देने, गति परिवर्तन करने जैसे ट्रिक्स से काम करता है, लेकिन जो कोच डंगी थे वो इन सब चीजों पर, इन सब पैतरों पर भरोसा नहीं करते थे। वो हमेशा मानते थे कि अगर उनकी टीम का खिलाड़ी तेज हो तो वो आसानी से खेल सकता है, और कोच डंगी ने अपनी टीम की इसी आदत को बदला जो कि पहले उनके पास नहीं थी, और टीम ने भी उनका भरपूर साथ दिया, और इसी सुनहरे नियम को मानकर वो मैच जीत गए। कोच डंगी ने किया क्या? कोच डंगी ने किसी भी आदत के बनने के 2 पॉइंट्स को एज इट इज रखा। पहला कि क्या इशारा मिलता है, यानी रोज कोई एक ऐसी चीज जो आपको रिमाइंड कराए कि आज आपको ये करना है, जैसे कि दौड़ने से पहले अगर आप जूते कपड़े सब संभाल कर रखें, या खेलने से पहले उसके सामान संभाल कर रखें। और दूसरा, जीतने के बाद आपको क्या इनाम मिलेगा, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। इन 2 स्तंभों के बीच कोच डंगी ने एक छोटा सा करेक्शन किया। जो एक्शन, इन 2 पॉइंट्स के बीच जो एक्शन प्लेयर्स करते थे उसको उन्होंने सिर्फ चेंज किया। प्लेयर्स के भागने दौड़ने का जो तरीका था, खान पान, इन सब चीजों पे ध्यान दिया, और एक नया ही रूल बताया कि आदतों को बनने में 2 नहीं 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, कोई ऐसा पॉइंट जो कि आपको याद दिलाए कि आपको क्या करना है, क्या अचीव करना है। दूसरा, उस चीज को, उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करने के लिए रोज आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं। और तीसरा, जब वो गोल आप अचीव कर लेंगे तो आपको इनाम में क्या मिलेगा। इन 3 खास पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोच डंगी ने अपनी टीम के साथ काम किया और ये बताया कि आदतें बदली जा सकती हैं और हारी हुई टीम भी जीत सकती है। अगर बदलने की ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं, न किस्मत, न शोहरत, न आदतें, न कमी। और आज हम चर्चा कर रहे हैं द पावर ऑफ हैबिट की। जिस तरह से कोच डंगी ने अपनी टीम की आदत को बदलकर उसे एक विजेता टीम बना दिया और दुनिया के सामने आदत की इंपॉर्टेंस का एक एग्जाम्पल रखा, उस बात को समझने के लिए अगर हम खेल की दुनिया के दायरे से बाहर जाकर देखें तो और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बात सन 1934 की है। न्यूयॉर्क शहर की एक इमारत के गंदे और अंधेरे बेसमेंट में आदत बदलने की नई नई योजनाएं बनी थीं। ऐसी योजना थी ये जिससे बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए थे। इसे आदत बदलने की दुनिया की सबसे सफल योजना कहा जा सकता है। इस बेसमेंट में बैठे एक 39 वर्षीय बिल विल्सन, जिन्हें शराब पीने की लत थी। वो वर्षों पहले मैसाचुसेट्स न्यू वेटफोर्ड में थे और वहां पर सेना के अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर यानी ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। विल्सन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए फ्रांस भेजा जाना था, जिसके लिए उन्हें मशीन गन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। उन्होंने पहली बार शराब का सेवन बस इसी कैंप के दौरान किया था। कैंप के आसपास के इलाकों में रहने वाले बहुत सारे रईस लोग जो थे, वो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे सैनिकों को अपनी ओर से खाने पर बुलाते थे। एक संडे की बात है, रात को विल्सन भी ऐसे ही एक कार्यक्रम में चले गए। वहां पहुंचते उनके हाथ में एक रेयर बीट और बियर का एक ग्लास थमा दिया गया। उस समय वो सिर्फ 22 साल के थे और इससे पहले उन्होंने कभी भी शराब को छुआ तक नहीं था। उन्होंने सोचा कि यहाँ जो कुछ भी परोसा जा रहा है उसे मना करेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा, और उन्होंने वो चुपचाप बियर पी ली। और इसके बाद ऐसे ही कई और फंक्शन आए और धीरे धीरे विल्सन को शराब की लत लग गई। विल्सन जब अपने घर आए तो एक दिन उन्होंने अपने दोस्त को इनवाइट किया और उसे शराब ऑफर की। उनके दोस्त ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि वो शराब छोड़ चुका है और 2 महीने से ऊपर बीत चुके हैं। ये सुनकर विल्सन जो है बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए। उन्होंने अपनी लाइफ के कई सारे स्ट्रगल्स के बारे में अपने दोस्त को बताया जो कि शराब की बुरी लत के कारण पैदा हुए थे। एक बार विल्सन ने नशे में धुत होकर कंट्री क्लब में लड़ाई कर ली थी और जिसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई।
विल्सन ने अपने दोस्त को बताया कि उन्होंने शराब छोड़ने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि वो नशा मुक्ति केंद्र जाकर दवाइयाँ भी ले आए, पर शराब छूट नहीं पाई। फिर उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने तो बहुत कोशिश की, तुमने इसे कैसे छोड़ा? विल्सन के दोस्त ने कहा, मैंने तो शराब अपने रिलीजन की मदद से छोड़ा है। उसने कहा कि तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि जो तुम कर रहे हो वो पाप है और तुम्हें ईश्वर से डरना चाहिए, तुम्हें उस ऊपर वाले से डरना चाहिए। जिस दिन तुम इसे मान लोगे, जिस दिन तुम्हें इस बात की आदत हो जाएगी, तुम्हारी ये शराब की आदत छूट जाएगी। विल्सन ने बहुत कोशिश की, अपने आप को समझाया, लेकिन जो फॉर्मूला उनके दोस्त ने बताया था वो उनके लिए काम नहीं आया। हालात बिगड़ते गए और ऐसा वक्त आ गया जब विल्सन हॉस्पिटल में एडमिट थे और तकलीफ में थे। वो दर्द की उस चरम तक पहुंच चुके थे कि अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और जब वो ठीक होकर वापस आए तो उन्होंने खुद शराब को हाथ तक नहीं लगाया। इस कहानी से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिलती है वो ये कि कोई भी आदत छुड़ाई जा सकती है, पर जरूरत है कि उस आदत से ज्यादा बड़ी कोई और चीज हो जिसका असर इंसान के दिमाग पर हो, जैसे कि विल्सन के साथ हुआ था। मौत के डर ने विल्सन से उनकी शराब छुड़ा दी। हमारे साथ भी जब भी कोई आदत जुड़ती है और हम उसे छोड़ना चाहते हैं तो हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि हमारे आसपास ऐसा क्या है जिसकी आदत डालने से या जैसा बिहेव करने से हमारी पुरानी आदत छूट जाएगी। तो हमें भी अपने आसपास ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है, अपने अंदर ऑब्जर्व करना है कि हम ऐसा क्या चाहते हैं जो कि उस बुरी आदत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए हम अपनी वो बुरी आदत छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो जो इनाम है, जो अच्छी आदत है, उसका लालच ही आपको आपकी बुरी आदत छुड़ाने में मदद करेगा।